इस वीडियो में हम क्लास 10 एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट एसएसटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है वो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो है पुनः पूर्ति योग्य है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो वह अधिक सिंचाई। और निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो वह है उत्तराखंड। इसके अलावा देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो गुजरात में जो है काली मृदा पाई जाती है। अगला है भारत में जलोढ़ और काली मिट्टियों का विवरण संक्षेप में लिखिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, इन चारों मिट्टी में से दो मिट्टी से क्वेश्चन कंफर्म आपके आने वाले हैं। तो इन सभी को आपको कवर करके चलना है, चाहे वो जलोढ़ मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, लेटराइट मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, ये भारत के लगभग 40% क्षेत्र में पाई जाती है और ये मिट्टी उत्तरी मैदान, जिसमें राजस्थान, गुजरात, दक्षिण के तटीय मैदान शामिल है, इसमें मिलती है। इसके साथ साथ काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। ये मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 2 नंबर से 3 नंबर तक में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसे आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार के शुष्क मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं। तो शुष्क मिट्टी की विशेषताएं भी आपको कवर कर लेना है। अगला है मिट्टी का कटाव कितने प्रकार का होता है। तो मिट्टी का कटाव कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिए, तो सतहदार कटाव, नालीदार कटाव और खड्डेदार कटाव। तो पहला जो सतहदार कटाव किससे होता है। तो इस तरह के कटाव में पवनों नदी जल के लंबे समय तक बहने के बाद धरातल की ऊपरी सतह बह जाती है और ये उड़ाकर ले जाती है। दूसरा है नालीदार कटाव। तो नालीदार कटाव क्या है। तो मूसलाधार वर्षा के समय अधिक जल कम चौड़ाई वाली नालियों से बहने लगता है। इससे भूमि में लंबी लंबी खाइयाँ या खड्डे बन जाते हैं, इन्हें नालीदार कटाव कहते हैं। और तीसरा है खड्डेदार कटाव। तो मिट्टी कटाव 3 प्रकार से होता है, इसमें सतहदार कटाव है, नालीदार कटाव और खड्डेदार कटाव है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसी प्रकार से देखिए मृदा अपरदन क्या है और इसके कारण क्या है। तो मृदा अपरदन क्या है। तो देखिए, तो तेज वायु जल मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और इसे मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। इसके कारण क्या क्या है। यदि भूमि की ढाल तीव्र हो तो पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है। दूसरा, जिस मिट्टी में जल समाये रखने की क्षमता अधिक होती है तो उसका कटाव कम होता है और अपने इस गुण के कारण चिकनी मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है, जबकि बालू मिट्टी शीघ्र ही कट जाती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं और उसे बह जाने से रोकती हैं। फलस्वरूप जिन स्थान पर वन काट दिए जाते हैं वहाँ भूमि का कटाव अधिक होता है। खेतों में घास चरते समय पशु अपने खुरों से भूमि की ऊपरी सतह को खुरच देते हैं और ये घास को जड़ों सहित उखाड़ देती है और ऐसी मिट्टी तुरंत बह जाती है। और इसी प्रकार से यदि खेतों में हल द्वारा बनाई जाने वाली नालियाँ पानी के बहाव के समानांतर हो तो उसमें भी बड़ी तेज़ी से बहता है और फलस्वरूप भूमि का कटाव होता है। तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के कारण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। भारत की परिस्थितियों के अनुकूल मृदा संरक्षण के कोई 3 तरीके। तो मृदा को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो वन लगाकर, घास लगाकर, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी के आकार के खेत बनाकर, नालियों का मुंह बंद कर कर और नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगाकर जो है मृदा को जो है अपरदन से रोक सकते हैं। मृदा संरक्षण को हम पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसी प्रकार से भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसमें जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात किसी 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। काली अथवा रेगड़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है और ये भारत के लगभग 40% क्षेत्र में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर। खादर जो है नवीन जलोढ़ है और बांगर जो है वो क्या होती है,
वो पुरानी जलोढ़ मानी जाती है। तो प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़, खादर नवीन जलोढ़ और जो है बांगर प्राचीन जलोढ़ कही जाती है। इसी प्रकार से काली अथवा रेगिर मिट्टी, लाल मिट्टी, इनकी विशेषताएं, इसमें अंतर भी पूछ सकता है। काली और रेगिर मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मस्ट डू क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कोई भी जो है वीडियो उपलब्ध नहीं है। सो ये आपके लिए ब्रह्मशास्त्र है, रामबाण है। सो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। और किस मिट्टी का विस्तार भारत में बहुत अधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में बहुत अधिक है और उसकी विशेषताएं। तो इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में आ सकता है, 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, खादर और बांगर। बांगर प्राचीन जलोढ़ जबकि खादर नवीन जलोढ़ के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से भूमि निम्नीकरण क्या है, भूमि निम्नीकरण के कारण उपाय, और निम्नीकरण के कारण क्या है और भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या हैं। तो भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है और रोकने के उपाय क्या हैं, वन लगाना, घास लगाना, इस तरह से क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए सीबीएसई एग्जाम में, सो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा इस चैप्टर से, संसाधन वाले चैप्टर से, ठीक है। वर्तमान प्रतिभूमि और अन्य प्रतिभूमि में क्या अंतर है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, 1 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक कृषि वर्ष में जितनी भूमि पर कृषि की जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एक कृषि वर्ष में जितनी भूमि पर कृषि की जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के योग को कुल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा है कि बंजर भूमि और गैर कृषि भूमि में क्या अंतर है, तो बंजर भूमि में शुष्क, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र शामिल हैं जो कृषि योग्य नहीं है, और इसके विपरीत गैर कृषि भूमि योग्य हो सकती है। खादर और बांगर में अंतर आपको पता ही है। अगला, इसमें से अगर आपको बताना है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो वो है वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन, जबकि समुदाय की सीधी भागीदारी संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, यहाँ से ये समुदाय की भागीदारी से हुआ, लेकिन वन जीव पशु विहार का परिसीमन ये समुदाय की सीधी भागीदारी से नहीं होता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन, इसे JFM यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको आंदोलन क्या है, बीज बचाओ आंदोलन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राणियों की निम्न जाति लुप्त जाति की श्रेणी में आती है, तो वह एशियाई चीता। प्राणियों और पौधों की सुभेद जातियाँ क्या है, जिनकी संख्या घट रही है उन्हें सुभेद जातियाँ कहा जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई अथवा निम्नीकरण का मुख्य कारण रहा है, तो क्या रहा है निम्नीकरण का मुख्य कारण, वह है स्थानांतरित अथवा झूम खेती। हिमालयन यव का महत्व क्या है, तो वह तो हिमालयन यव जो है औषधीय गुण में, उसके अंदर क्या होता है, औषधीय गुण होता है। हिमालय यव से कैंसर रोगों के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्राप्त होता है, तो हिमालय यव से जो है कोडिस्पिसन, जानना कोडिसेप्सिन जो नामक जो है रसायन प्राप्त होता है, जिससे कैंसर की दवा बनाई जाती है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972, और इसमें एक प्रकार का मगरमच्छ क्या है, तो घड़ियाल जो है एक प्रकार का मगरमच्छ है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, 1973। भारत में बाघ रिजर्वों की संख्या क्या है, तो 53 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। कहाँ पर, ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में, और यहीं पर ही एजेंडा 21 को जो है लागू किया गया था। और सतत पोषण विकास की बात भी यहीं से शुरू होती है। तो सतत पोषण विकास क्या है, तो सतत पोषण विकास का मतलब होता है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना। क्लियर। सबसे मूल्यवान वन कौन से माने जाते हैं, तो जो आरक्षित वन होते हैं वो सबसे मूल्यवान वन माने जाते हैं। निम्नलिखित में राज्य में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत होने वनों के अंतर्गत आते हैं, वो कौन सा राज्य है, तो गुजरात जो है वो अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है, सबसे ज़्यादा जो है वन वहाँ पे पाए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन।
आरक्षित वन, रक्षित वन, संरक्षित वन क्या होता है? तो यहाँ देखिए, तो वन और वन्य जीव संरक्षण संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। रक्षित वन क्या होता है? वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। और अवर्गीकृत वन। इसी प्रकार से है JFM क्या है? तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन आरंभ किया गया है और इसके अंतर्गत वनों के प्रबंधन और रख रखाव में स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाया गया है। यह कार्यक्रम 1988 से औपचारिक रूप से चल रहा है और उस उड़ीसा राज्य ने साझा वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। तो राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, जिसने वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था 1988 से ही। इसी प्रकार से हिमालयन यव के बारे में हमने बताया। तो हिमालय के यव जो पौधा है वो औषधि देने वाला पौधा है। इस पौधे की छाल, टहनियों, जड़ों आदि से मिलने वाले टक्सोल नामक रसायन से कई प्रकार के कैंसर का उपचार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, MCQ में भी और 2 नंबर में भी इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए बहुत सी जो जल संरचनाएं बनवाई गई, वो इसमें कौन कौन सी है? तो भारत में पहली शताब्दी में, सबसे पहले पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद के निकट स्थित श्रृंगवेरापुरम, ध्यान रखना, इलाहाबाद के निकट स्थित श्रृंगवेरापुरम में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। इसी प्रकार से कलिंग उड़ीसा में, नागरजुकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र आदि में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्रों के उदाहरण मिलते हैं। 11वीं शताब्दी में बनी भोपाल झील भी इसी का एक उदाहरण है। और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली के श्री फोर्ट क्षेत्र में बनाया गया हौस खास एक विशिष्ट तालाब, इसका जीता जागता उदाहरण आज भी हमें सामने दिखाई देता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी, इसको आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से राजस्थान में वर्षा जल जो है संरक्षण कैसे किया जाता है? तो राजस्थान में जो वर्षा जल संरक्षण किया जाता है वो टांका पद्धति के माध्यम से किया जाता है। और राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी नहर से पर्याप्त जल मिल जाता है। तो टांका पद्धति जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? राजस्थान में जल संरक्षण के लिए। अगला है शिलांग में वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता है? तो शिलांग जो मेघालय की राजधानी से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेरापूंजी और मासेरा में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर भी शिलांग को जल के अत्यधिक अभाव का सामना करना पड़ता है। और शिलांग के लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण क्या बना हुआ है? तो शिलांग के लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र बना हुआ है। और कुल आवश्यक जल के लगभग 15 से 25% भाग की आपूर्ति एकत्रित जल से ही होती है। भौम जल, भूमि के अंदर मिलने वाला जल उसे भौम जल कहते हैं। गुल अथवा कुल क्या है? तो ये मानव निर्मित जल वाहिकाएँ होती हैं। कुल और गुल क्या है? मानव निर्मित जल वाहिकाएँ होती हैं जो पश्चिमी हिमालय की ढालों पर बहने वाली छोटी नदियों की धाराओं का रास्ता जो है बदल कर बनी होती हैं और इनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो कुल और गुल, टांका पद्धति, शिलांग में छत पद्धति, ठीक है, ये सवाल जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण के लिए अपनाए जा रहे किन्हीं 3 परंपरागत तरीकों को वर्णन कीजिए। तो टांका पद्धति राजस्थान, अजमेर, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में 200 वर्ष से भी अधिक पुरानी इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में कुल और गुल तकनीक से वर्षा जल जो है जो वर्षा जल होता है उसका संग्रहण किया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में कुल और गुल पद्धति के माध्यम से। मस्ट डू क्वेश्चन है, जरूर कवर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और विस्थापितों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है और क्यों? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हुआ, किसके लिए हुआ? चाहे वो जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य जो
कार्यकर्ता थे या आंदोलनकारी थे वो कौन थे? वो जैसे मेधा पाटेकर। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है और उसके क्या उद्देश्य होते हैं? उद्देश्य क्या है? तो जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, जल प्रवाह को कम करना, सड़कों को जलमग्न होने से बचाना, धरातलीय जल में वृद्धि करना, भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार लाना और भूमिगत जल के प्रदूषण को कम करना। इसी प्रकार से गर्मियों और लंबी शुष्क अवधि में घरेलू जल की आपूर्ति करना। ठीक है। अगला है खरीफ और रबी। खरीफ और रबी से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि खरीफ ऋतु का आरंभ कब से होता है। तो खरीफ ऋतु की अगर हम बात करें तो खरीफ ऋतु जो है मानसून के आरंभ से लेकर मानसून की समाप्ति तक रहती है, यानी किसान जून और जुलाई में खरीफ की फसलें बो देते हैं और मानसूनी वर्षा की समाप्ति तक ये पक कर तैयार हो जाती है। खरीफ की फसलों की अगर हम बात करें तो ज्वार, चावल, बाजरा, मक्का, ठीक है, मूंगफली, जूट, कपास, ये सब क्या है? ये खरीफ की फसलें हैं। जबकि रबी की ऋतु की फसलें नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। इसमें गेहूं है, चना है, सरसों, तोरिया, तिलहन रबी की प्रमुख फसलें हैं। जायद रबी और खरीफ के बीच एक छोटी सी अवधि की ऋतु है। इस ऋतु में तरबूज, खरबूज, खीरे आदि सब उगाए जाते हैं। ठीक है। तो खरीफ, रबी और जायद आपको जो है कवर करना है। मस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये मस्ट डू क्वेश्चन है। अगला है कृषि क्या होती है? तो कृषि से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जिनके द्वारा मानव भूमि का उपयोग कर अपने लाभ के लिए करता है। अगला है कि मुख्य कृषि पद्धतियां क्या है? तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक कृषि। तो इन्हें मुख्य कृषि पद्धतियों के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार की कृषि जो है पद्धतियाँ हैं, जिसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। जो आदिम जीव होती थी उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है, गहन जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक कृषि। राइट। इसी प्रकार से झूम कृषि क्या है? तो झूम कृषि यह कृषि वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करके की जाती है। इसे कर्तन दहन प्रणाली की कृषि भी कहते हैं। कार्बनिक कृषि। खाद्य सुरक्षा क्या है? ग्रामदान क्या होता है? मिश्रित कृषि क्या होती है? कृषि और पशुपालन का मिश्रित रूप से मिश्रित कृषि कहते हैं। गहन कृषि क्या होती है? तो ऐसी कृषि प्रणाली जिसके अंतर्गत एक छोटे भूभाग में जनसंख्या के दबाव के कारण अधिक मात्रा में श्रम, रासायनिक उर्वरक एवं सिंचाई के उपयोग से अधिक उत्पादन किया जाता है, उसे गहन जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। न्यूनतम सहायता मूल्य क्या है? तो सरकार द्वारा घोषित फसलों का न्यूनतम मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला करते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या हैं? सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अथवा 1980 और 1990 के दशक में भारत सरकार ने कृषि के लिए अनेक संस्थान और प्रौद्योगिकी सुधारों की शुरुआत की। तो भारत सरकार द्वारा कृषि के लिए कौन कौन से संस्थागत और कौन कौन से प्रौद्योगिकी सुधार किए गए, वो आपको कवर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मस्ट डू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे आप कह सकते हैं। इस चैप्टर से मस्ट डू क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी की शुरुआत क्या है और संस्थागत सुधार क्या है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति क्या होती है, श्वेत क्रांति क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। तो प्रौद्योगिकी सुधार की बात करें तो रहड़ के स्थान जल पंप ने और हल का स्थान मशीनी टिल्लर ने ले लिया और इसी प्रकार अब हैरो ट्रैक्टर चलित हो गई है। अब अधिकतर सामान जो है बैलगाड़ियों बजाय ट्रकों द्वारा ढोया जाने लगा है। ये क्या है? प्रौद्योगिकी सुधार है। सिंचाई की नई विधियों का प्रचलन हुआ है, जिसमें ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई प्रमुख है। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग बढ़ गया है। अब उर्वरकों के साथ साथ जैव खादों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। ठीक है, ये क्या है? प्रौद्योगिकी सुधार है। इसी प्रकार से संस्थागत सुधार की बात करें तो जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई, ये बहुत बड़ा संस्थागत सुधार है। भूमिदान के माध्यम से फलस्वरूप कृषि भूमि के स्वामी बन गए। ठीक है, चकबंदी द्वारा दूर दूर बिखरे खेतों को बड़ी बड़ी जोतों में बदल दिया गया। प्रत्येक जिले में मार्गदर्शक बैंक खोले गए। राष्ट्रीयकृत बैंक की किसानों को अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर ऋण देते थे। राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय भंडार निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि प्रदर्शन, फार्मा, डेयरी विकास बोर्ड और ऐसी अन्य संस्थानों की स्थापना से कृषि विकास की दर एकाएक बढ़ गई। तो क्या है? ये क्या है? ये संस्थागत सुधार है। टीवी और रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से किसानों को कृषि एवं मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो प्रौद्योगिकी सुधार और संस्थागत सुधार
जो भारत सरकार द्वारा किसानों की फसलों को बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो सुधार किए गए हैं, उन्हें दो भागों में बांट के देखा गया है। एक है संस्थागत और दूसरा है प्रौद्योगिकी। तो आपसे संस्थागत भी पूछ सकता है, प्रौद्योगिकी भी पूछ सकता है। इन चीज़ों को आपको कवर करके चलना है पेपर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो वैश्वीकरण से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कवर कर लेना है पेपर के लिए। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ चावल है, गेहूँ है, ठीक है। चावल के से पूछ सकता है आपसे, गेहूँ के लिए पूछ सकता है आपसे, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, कहवा के लिए, इसके लिए जो है रबड़ की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पूछी जा सकती है, भौगोलिक दशाएँ पूछी जा सकती हैं। तो इसे आपको कवर करके एग्जाम के लिए चलना है, मस्ट डू क्वेश्चन है ये भी। रोपड़ कृषि की विशेषता क्या होती हैं। तो रोपड़ कृषि एक प्रकार की क्या वाणिज्यिक खेती ही है, और इस प्रकार कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, और रोपड़ कृषि के लिए अत्यधिक पूंजी और प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के नाम लिखो। तो भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों अगर हम नाम लिखें तो वह प्रारंभिक जीविका या जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो ये जरूर आपको कवर करना है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, और इसी प्रकार से जो है वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसी प्रकार से जो है गहन जीविका कृषि क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में पूरा से एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, तो यह सबसे पहले क्या है, यह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसमें प्राचीन कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और इन यंत्रों में लकड़ी का हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ियाँ शामिल हैं। इस प्रकार की कृषि परिवार के समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। इसे कर्तन दहन यानी स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि किसान भूमि के छोटे से टुकड़े को साफ करके अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती का स्थान बदल लेते हैं। वे किसी अन्य स्थान पर भूमि के टुकड़े को साफ करके वहां खेती करने लगते हैं, और इस प्रकार छोड़ा गया भूमि का टुकड़ा प्राकृतिक रूप से उर्वरता प्राप्त कर लेता है। तो यह क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। इसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती कहा जाता है। छत्तीसगढ़, बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कृषि कहते हैं। याद रखना, दीपा कहाँ कहाँ कहा जाता है, तो दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, अंडमान और निकोबार में, जबकि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से गहन जीविका कृषि क्या है और वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो गहन जीविका कृषि, और यहाँ से क्वेश्चन जो पेपर में आता, तो इसी प्रकार से गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इन तीनों कृषि में से एक कृषि भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, या दोनों में अंतर ही पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर कवर करके एग्ज़ाम के लिए चले। हिंदी माध्यम के बच्चों से गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली फसल ऋतुओं की चर्चा करें। तो 3 ऋतुएं हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी, खरीफ और जायद से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा, चाहे वो रबी की फसलें हों, खरीफ की फसलें हों, या ऋतुओं से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको कवर करके चलना है पेपर के लिए। भारत में चावल के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल रहती है, और चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है, चावल की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आपको कवर करके चलना है, मस्ट डू क्वेश्चन है। इसी प्रकार से गहन कृषि, विस्तृत कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। गहन कृषि और विस्तृत कृषि में क्या डिफरेंस है। अगला है, अधिकतर दंत मंजन को सफ़ेद बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो है टिटेनियम ऑक्साइड। तो दंत मंजन के सफ़ेद बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, वह है टिटेनियम ऑक्साइड। और दंत मंजन में अभ्रक का क्या महत्व है। तो दंत मंजन जो है दंत मंजन को अभ्रक जो है चमक प्रदान करता है। क्या है, चमक प्रदान करता है। अग्नेय और कांतरी चट्टानों की दरारें आदि में मिलने वाले 4 खनिज कौन कौन से, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम।
भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो माधोपुर में स्थित है। ठीक है। अगला है धात्विक और अधात्विक खनिजों के तीन तीन उदाहरण दीजिए। तो धात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, चूना पत्थर, अभ्रक और कोयला। तो ये वन वर्ड जो है वन वर्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू में इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में स्थित बैलडीला पहाड़ियों में कौन सा लौह अयस्क का खनन किया जाता है? तो अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट। तो बैलडीला जो पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर हेमेटाइट अति उत्तम जो है कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रकार देख लीजिए। तो भारत के 4 बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से? उड़ीसा है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है। विद्युत उद्योग में अपरिहार्य खनिज का नाम क्या है? तो वो कोयला। ठीक है। चट्टाने निम्न के समरूप तत्वों के यौगिक हैं, तो वह खनिज। एक ही खनिज से बनी चट्टान है, वह है चूना पत्थर। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम। क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। भारत में लौह अयस्क के जो अधिकतर भंडार कहाँ पर है? तो वह झारखंड के सिंहभूम जिले में और उड़ीसा के निकटवर्ती केंदुझर और मयूरभंज जिलों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बॉक्साइट जो अयस्क से एल्युमिनियम धातु मिलती है, जो हल्की, मजबूत और जंग रोधी होने के कारण ये बहुत ही उपयोगी है। वायुयान उद्योग के लिए यह अनिवार्य है। जापान और यूरोप के कुछ देशों को बॉक्साइट का निर्यात किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत शक्ति के क्या परंपरागत साधन है और औद्योगिक ऊर्जा का प्रमुख साधन होने के साथ कोयला एक कच्चा माल भी है। लोहा इस्पात एवं रसायन उद्योगों के लिए कोयला अनिवार्य है और कोयले के 3/4 भंडार दामोदर नदी की घाटी में स्थित हैं। रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो और कर्णपुरा कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत में पाए जाने वाले 2 मुख्य लौह अयस्कों की तुलना कीजिए। तो लौह अयस्क की तुलना क्या है? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ मिलने वाले 2 लौह अयस्क मैग्नेटाइट और हेमेटाइट हैं। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट सबसे उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिकी है। हेमेटाइट क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिकी लौह अयस्क है। इसका जो है बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग हुआ है और परंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम होती है। यह लगभग 50 से 60% तक है। तो अगर हम मैग्नेटाइट की बात करें तो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा उद्योगों में इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला है और लेकिन इसमें लोहांश की मात्रा कम होती है, लगभग 50 से 60%। इसी प्रकार से कोयले के प्रकार की अगर हम बात करें तो भारत में 4 प्रकार कोयले पाए गए हैं। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, ये चीज़ें आपको कवर करनी है। पीट कोयला क्या है, लिग्नाइट क्या है, बिटुमिन्स क्या है, एंथ्रेसाइट क्या है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर के लिए, इम्पोर्टेंट है ये। इसी प्रकार से चट्टाने निम्न के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। तो खनिज, एक ही खनिज से बनी चट्टाने हैं, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें हमें आपको पहले भी कवर करी हैं। ठीक है। इसे आपको एग्ज़ाम के लिए कवर करके चलना है, काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं सारे। विनिर्माण क्या है? ठीक है। ये चीज़ देख सकते हैं। ये चीज़ें भारत में प्रथम जूट मिल कब और कहाँ लगाई गई? तो भारत में प्रथम जूट मिल जो है 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट जो है लगाई गई थी। 1854 ईस्वी में भारत में पहला सफल सूत्र वस्त्र उद्योग लगाया गया। कहाँ पर? मुंबई में लगाया गया था। भारत में कागज़ बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? बांस, सवाई घास और गन्ने की खोई। ये कागज़ बनाने के लिए कच्चा माल है ये। कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल के 2 लोहा और इस्पात संयंत्रों के नाम बताइए। तो कर्नाटक में क्या क्या है? भद्रवती, विजयनगर। पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, आसनसोल और दुर्गापुर स्टील प्लांट। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब और कहाँ लगाया गया? तो 1904 में लगाया गया, चेन्नई में। इसी प्रकार से कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्योग और कृषि एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट करें।
भारत में उर्वरक उद्योग के विषय में आप क्या जानते हैं, विस्तार से लिखें। तो उर्वरक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उर्वरक उद्योग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आपको कवर करके चलना है। भारत में उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लाभों की व्याख्या कीजिए। तो विकेंद्रीकरण के उद्योगों के लाभ क्या हुए हैं। इसी प्रकार से पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ केंद्रित हो गया है। उर्वरक उद्योग के लिए 2 कच्चे मालों के नाम दीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। फिर परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। तो परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, कारण बताइए। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 5 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इससे आपको कवर करके चलना है। कृषि, उद्योग, व्यापार, ठीक है। तो परिवहन और उद्योग किसी भी क्षेत्र जो है देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। इसी प्रकार से सीमांत सड़कों का महत्व बताइए, सीमांत सड़कें क्या हैं। ठीक है, सीमांत सड़कों से क्वेश्चन कई बार पूछा कि सीमांत सड़कों से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट से आपको जरूर कवर करना है। अगला क्वेश्चन है परिवहन क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण बताइए। सड़क परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा क्यों अधिक महत्वपूर्ण, कोई 3 बिंदु लिखिए। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए, सड़क परिवहन, रेल परिवहन अंतर और परिवहन क्यों आवश्यक, कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, तो क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है इनकी। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। CPWD, PWD के अंतर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चीज़ आपको कवर करके एग्जाम के लिए चलनी है। इसी प्रकार से प्रमुख पाइपलाइनें कौन कौन सी है। तो ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से कानपुर तक, गुजरात के सलाई से लेकर पंजाब में जालंधर तक, और इसी प्रकार से तीसरा जो है गुजरात में हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है। ठीक है, इसे आपको कवर करके चलना एग्जाम के लिए। श्रीलंका ने सिंहली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया। तो 1956 में राजभाषा घोषित किया गया। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत है। तो 7%। बेरूत किस देश की राजधानी, लेबनान। बेल्जियम की राजधानी क्या, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कितना प्रतिशत आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, 59%। जर्मन की किसी एक प्रमुख पार्टी के नाम बताओ। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। श्रीलंका राष्ट्र कब बना। तो 1948 में। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए। तो 4 बार संशोधन किए गए। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो है सिंहली। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया जाता है। तो श्रीलंका। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है। तो 59% लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है। बेल्जियम की कितनी आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। तो 59% जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है। ब्रुसेल्स राजधानी किसकी, बेल्जियम की। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ चुना गया है। तो ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई। तो 1992 में, 1992 में। सिंहली को राजभाषा का दर्जा कब मिला, 1956 में। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के जो अलग अलग तरीके हैं उसमें है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। विधायिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका वह अंग है जो विधायिका के फैसलों को लागू करती है। और न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो उन कानूनों का प्रयोग करती है। तो इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका उन कानूनों को यानी कानून तोड़ने वालों पर प्रयोग करती है। ठीक है, तो हमारे देश में सत्ता को सरकार, अधिकारी तंत्र और न्यायालयों में संविधान द्वारा विभाजित किया गया है। दूसरा है सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों में विभाजित करना। जैसे अगर हम बात करें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में। तीसरा है सत्ता की साझेदारी के तीसरे प्रकार में सत्ता को देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि भाषाई समूह, धार्मिक समूह। सत्ता की साझेदारी के इस तरीके को कई देशों में प्रयोग किया गया है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में ठीक हिस्सा प्राप्त हो सके। और बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई ताकि सभी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में समान भागीदारी दी जा सके। इसी प्रकार से सत्ता की चौथी और अंतिम प्रकार की साझेदारी में सत्ता को अलग अलग राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अगला है उन 2 एशियाई देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। वह है बेल्जियम, वो है श्रीलंका और नेपाल। बेल्जियम
कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम जो एक छोटा सा देश है जो पश्चिमी यूरोप में, फ्रांस के उत्तर में, नीदरलैंड के दक्षिण में और जर्मनी के पूर्व में स्थित है। याद रखिएगा। तो फ्रांस के उत्तर में, नीदरलैंड के दक्षिण में और जर्मनी के पूर्व में स्थित है कौन? बेल्जियम। बेल्जियम की जातीय बनावट अथवा बेल्जियम की जातीय बनावट किस प्रकार बहुत जटिल है, आकलन करें। तो यहाँ से जो है कई बार वन वर्ड MCQ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ 3 भाषाई समूह रहते हैं। बेल्जियम की 59 जो है 59% करीब जनसंख्या डच भाषा बोलने वालों की से संबंधित है। फ्लेमिश इलाके, जो फ्लेमिश इलाके में रहती है, जो डच बोलने वाली 59% जनसंख्या है वो फ्लेमिश इलाके में रहती है। और बेल्जियम की 40% के लगभग जनसंख्या फ्रेंच भाषा बोलने वालों लोगों से संबंधित है और वह वेलोनिया क्षेत्र में रहती है। बाकी बचे 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी की जातीय संरचना भी इसी प्रकार की, जहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इस भाषी विविधता के कारण डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले समूह में हमेशा तनाव रहता था और बाद में सरकार ने देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान प्रबंध किए। सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं? तो सरकार के जो अलग अलग अंग है वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसे आपको कवर करके चलना है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की चर्चा करें। ठीक है, तो ये भी आपको कवर कर लेना है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की गई है। इसी प्रकार से भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता को बताएं। ये भी आपको कवर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण जो है अंतर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट डू क्वेश्चन है कि 1992-93 में जो संविधान संशोधन किया गया, 73वां 74वां संविधान संशोधन, तो उस संविधान संशोधन से पहले और बाद की स्थिति में अंतर जो है पूछा जाता है पेपर में। इसे आपको जरूर कवर किया जाना है। मस्ट डू क्वेश्चन है ये, 1992 से पहले और 1992 के बाद की स्थिति। इसी प्रकार से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच ठीक संतुलन एक संघीय व्यवस्था का दूसरी संघीय व्यवस्था से भिन्न क्यों होता है? 2 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के फेडरेशन है, एक साथ आकर संघ बनाना, दूसरा साथ लेकर संघ बनाना, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो संघ बनाने का पहला ढंग साथ आकर संघ बनाना है। ठीक है, जिसमें स्वतंत्र और अपनी इच्छा से जो है एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ताकि बड़े संघ का निर्माण किया जा सके। ठीक, और साथ आकर संघ बनाने का जो एग्जाम्पल है वो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारत में जो है वो साथ लेकर संघ बना, होल्डिंग टुगेदर। तो भारत, बेल्जियम, स्पेन इस प्रकार के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। तो साथ आकर, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में एक एक एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है। तो इसे भी आपको कवर करके एग्जाम के लिए जाना है पेपर के लिए। फिर आपका है 1992 में हुए 73वें संवैधानिक संशोधन की कुछ विशेषता बताइए। तो 1992 के जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी विशेषता 33% जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। चुनाव हर 5 साल में अनिवार्य कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई जिसके माध्यम से हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य कर दिया गया। एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था राज्य चुनाव आयोग का गठन भी किया गया। तो इस प्रकार क्या है, तो ये बदलाव यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के लिए। संघवाद के 5 लक्षण या संघवाद की 5 विशेषता या भारतीय संघीय व्यवस्था की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो संघवाद के 5 लक्षण क्या क्या हैं, तो इसे आपको जरूर कवर करना है। ये संघवाद के यहाँ पर 5 लक्षण दिए गए हैं, ये आपको कवर करना है। 5 नंबर में इस प्रकार के सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए किस प्रकार भारतीय संघ में केंद्र और राज्य सरकारों भी शक्तियों जो है विभाजित की गई हैं। तो शक्तियाँ विभाजित की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ। तो संघ सूची पे कानून बनाने का किसको है? संघ सरकार को, केंद्र सरकार को। इसमें कौन कौन से आते हैं? रक्षा है, वित्त है, विदेशी मामले, डाक है, तार है, बैंकिंग इत्यादि। जबकि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार के पास कौन कौन से विषय आते हैं? पुलिस है, कृषि है, सिंचाई, व्यापार इत्यादि। समवर्ती सूची में क्या क्या आती है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची इसमें शिक्षा है, क्या क्या है समवर्ती सूची में? वन, शिक्षा, ट्रेड यूनियन आती हैं। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। ठीक है,
इसी प्रकार से संघ सरकार के मुख्य विशेषता क्या है? तो संघ सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? लिखित और कठोर संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका, दो स्तरीय विधायिका और शक्तियों का विभाजन। ये क्या है? संघवाद की विशेषता है। भारत में संघवाद किस प्रकार कार्य करता है, अथवा भारत में संघवाद किस प्रकार सफल रहा? तो भारत में संघवाद किस प्रकार सफल रहा? भाषाई राज्यों का गठन, भाषा से संबंधित नीति और केंद्र राज्यों के रिश्ते। तो भाषाई राज्यों का गठन किया गया। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य वह आंध्र प्रदेश है। भाषा से संबंधित नीति, तो वर्तमान में भारत में कुल संवैधानिक तौर पर 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछाएगा, या तो पूरा पूछ सकते हैं या तो इनमें से जैसे भारत की भाषा संबंधित नीति क्या है और केंद्र राज्य संबंधों से आप क्या समझते हैं। भारत में कुल कितनी भाषाएं ऑफिशियल तौर पर जो है संविधान में शामिल है। भारत संविधान के तहत कितनी भाषाएं जो है ऑफिशियल दर्जा दिया गया, तो 22 भाषाएं। इसी प्रकार से जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वह कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो अशिक्षा, एक जैसे कार्य के लिए कम तनख्वाह, कम लिंग अनुपात, स्त्रियों का शोषण। तो वर्तमान में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 5 नंबर में इस चैप्टर से। फिर इसी चैप्टर से आपसे नारीवाद भी पूछ सकता है कि नारीवाद क्या है, तो नारीवाद भी आपको कवर कर चलना है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो इसमें अंतर्विवाह, अस्पृश्यता, शिक्षा, पेशा। तो भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए और राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं? तो राजनीतिक दल क्या होते हैं? तो विभिन्न ऐसे लोगों का समूह जिनकी समान विचारधारा होती है और उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है, सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। तो इसकी क्या राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या हैं? पहला, चुनाव लड़ना, नीतियों और कार्यक्रमों को सामने लाना, कानूनों को निर्माण करना। राजनीतिक दल सरकार को निर्मित करते हैं और चलाते भी हैं और विपक्ष का निर्माण भी करते हैं। कौन? राजनीतिक दल की ये क्या है? प्रमुख कार्य हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक दल जो विपक्ष का निर्माण भी करता है। लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है? इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो पहला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। क्या है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। उसके बाद देखिए, वंशवाद, धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ और विकल्पहीनता की स्थिति। ये क्या है? राजनीतिक दलों की कमियां हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? 5 उपाय बताइए। तो उपाय क्या है? तो इन दिनों कोई भी दल बदल नहीं कर सकता और संविधान में प्रावधान रखा गया है ताकि एमपी या एमएलए अपना दल ना बदल सके। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव में धन और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए निर्णय दिया है। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने के से पहले अपनी संपदा और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देने का एक शपथ पत्र देना आवश्यक है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक चुनाव करवाने और आयकर की रिटर्न भरने का निर्देश दिया है। सभी दलों के लिए आवश्यक किया जाए कि उन्हें अपने आंतरिक मामलों को नियमित करने के लिए कहा जाए। दलों को 1/3 स्थान महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए और राज्य को ही चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए। चुनाव के खर्चे पूरे करने के लिए राज्य द्वारा पैसा देना चाहिए, या ये तो नगद के रूप में दिया जाए या पेट्रोल, कागज़, टेलीफोन इत्यादि के रूप में दिया जाए। ठीक है। इसी प्रकार से एक दलीय व्यवस्था क्या है, द्विदलीय व्यवस्था क्या, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। द्विदलीय व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन। एक दलीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो जो है रूस और चीन। और बहुदलीय व्यवस्था वाला देश भारत जो है। ठीक है। दल बदल से आप क्या समझते हैं? गठबंधन क्या है? चुनाव क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें आपको कवर करके चलना है एग्जाम के लिए। ठीक है।
एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? इसी प्रकार से क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी से क्या अभिप्राय है? तो क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसी प्रकार से राजनीतिक दल के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। तो राजनीतिक दल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो वह नेता है, सक्रिय सदस्य और अनुयायी भी है। इसी प्रकार से भारत में मिलने वाले सभी राष्ट्रीय दलों का संक्षेप में वर्णन करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC स्थापना 1885, भारतीय जनता पार्टी BJP 1980 में जनसंघ द्वारा गठित की गई और इसे ने 1988 में 98 NDA के गठबंधन में केंद्र सरकार बनाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। बहुजन समाज पार्टी BSP काशीराम द्वारा इस गठन किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वर्तमान में आम आदमी पार्टी। तो इसे आप जरूर कवर कीजिए, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? अथवा लोकतांत्रिक सरकार कैसे वैध सरकार है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है? ये भी आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं क्या है और लोकतंत्र की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जनता का शासन, जनता के हित, समानता का सिद्धांत, बहुमत का शासन और स्वतंत्रता। लोग लोकतंत्र को क्यों अधिक पसंद करते हैं? 4 कारण दीजिए। ठीक है, लोकतंत्र को अधिक पसंद करने के 4 कारण हैं। इसी प्रकार से लोकतंत्र के अवगुण क्या हैं? जिसकी गुण होते हैं उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। तो लोकतंत्र के अवगुण क्या हैं? यहाँ से भी 2 से 3 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है पेपर में आपके। अगला है आर्थिक विकास का संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से है? तो आर्थिक विकास का संबंध अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से है। सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। SDI क्या है? क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, MIMR तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। PCI पर कैपिटा इनकम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक वस्तु नहीं है? तो सुरक्षा क्या भौतिक वस्तु नहीं है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या। क्या है? तो राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है भारत की तुलना में बेहतर है? तो श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो है केरल। समानता किस देश के विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी? तो सभी। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में इस चैप्टर से जरूर पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो वो है 6,000। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल। यदि देश के लोग परिश्रमी होते हैं तो आर्थिक विकास की संभावना होगी अधिक। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की साक्षरता दर कम है? तो बिहार। मानव विकास सूचकांक क्या है? और मानव विकास सूचकांक के घटकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, विकास क्या है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के विचार क्यों होते हैं? ये 2 से 3 नंबर में एग्जाम में पेपर में आएगा क्वेश्चन। 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य या विचार क्यों होते हैं? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाएं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है?
द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्या है, सरकारी क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित और असंगठित, सरकारी और निजी, यहाँ से डेफिनेटली 6 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। 1 नंबर से प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, संगठित, असंगठित, सरकारी और निजी। ठीक है। इसी प्रकार से संगठित क्षेत्र के रोजगार की उपलब्ध परिस्थिति क्या है और असंगठित क्षेत्र के रोजगार की परिस्थिति क्या है, अंतर भी जो है 4 नंबर में, 3 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में आ सकता है। मनरेगा क्या है, कब लागू किया गया, इसमें क्या होता है, मनरेगा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है मनरेगा, इसको आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से देखिए संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र क्या होता है और आपका सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। तो संगठित और असंगठित में अंतर, इसी प्रकार से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर, इसको भी आपको कवर करके चलना है। पेपर के लिए मस्ट डू क्वेश्चन है, हमेशा के लिए पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की 3 किस्मों के लिए व्याख्या कीजिए। छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 4 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछ सकता है। इसी प्रकार से क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विकास में ऋण की क्या भूमिका है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नज़र रखता है। भारत में साख के औपचारिक और व अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण बताइए। तो वाणिज्यिक बैंक और सहकारी संस्थाएं क्या है, औपचारिक क्षेत्र हैं। और अनौपचारिक की अगर हम बात करें तो साहूकार और व्यापारी के अनौपचारिक स्रोत है साख के। बैंक विनिमय के सशक्त साधन हैं। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार के लिए क्यों कहते हैं, कारणों का विश्लेषण कीजिए। भारत में बैंकों की किन्हीं 3 ऋण संबंधी गतिविधियों को स्पष्ट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ग्रामीण साख या ऋणों की क्या समस्याएं हैं, तो ऋणों की अपर्याप्त मात्रा, ऋण वापसी करने की अनिश्चित क्षमता, कृषि ऋणों की कम वसूली, निर्धन किसानों को कम साख और अपर्याप्त संस्थागत साख सुविधाएं। सुधार के कुछ उपाय, ग्रामीण साख में सुधार के लिए कुछ उपाय बताइए। तो उपाय यहाँ दिया गया है। औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबारने में सहायता करते हैं, परख कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विदेशों में सेवाओं के उत्पादन का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, कैसे। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी क्या है, राष्ट्रीय कंपनी क्या है, अंतर बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करके एग्ज़ाम के लिए चलना है। तो इस सिंगल वीडियो हमने कंप्लीट क्या किया है, एसएसटी, और इस एसएसटी यानी इस सिंगल वीडियो को कवर करने के बाद आपके पूरे अगर हम बात करें पूरे 60 नंबर आने वाले हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री का हमने अलग कवर किया, तो उन दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो 100% आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसएसटी में, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपसे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।